अब बताओ कि तुमने अरविंद की जान क्यों ली और तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है, या फिर किसने कहा था तुमसे अरविंद को मारने के लिए? बोलो। सर, मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुका हूं कि मैंने उस अरविंद को नहीं मारा है। मुझे नहीं पता कि उसे किसने मारा है। इनफैक्ट मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो है कौन। उसका नाम भी मुझे आपसे ही मालूम हुआ है। तो सर, मेरा जब उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है तो मैं उसे क्यों मारूंगा? क्यों लूंगा मैं उसकी जान? उफ, तुम्हारी ये बकवास सुन सुनकर मैं बहुत पक चुका हूं। और कितनी बार कहोगे तुम ये सब, और कितनी बार सुनूंगा मैं? मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, है ना? सर, मैं आपको अब कैसे समझाऊं बता? आप मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं क्या करूं? इन दोनों की ये बातें सुनकर उस कमरे में बैठे हुए तीसरे आदमी ने कहा, इंस्पेक्टर, आप थोड़ी देर बाहर जाइए। मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। मुझे जानना है कि दरअसल उस रात हुआ क्या था। अरे पर वो सब इसकी मनगढ़ंत कहानी है और कुछ भी नहीं। ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, बस। तीसरे आदमी ने फिर से बोलते हुए कहा, इंस्पेक्टर प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज कुछ देर के लिए बाहर जाइए। मुझे एक बार इनकी जुबानी सुनने दीजिए कि आखिर उस रात हुआ क्या था। हो सकता है इस केस से जुड़ा कोई सुराग हमारे हाथ लग जाए। पुलिस वाले ने उस तीसरे आदमी की बात मान ली और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कमरे से बाहर निकल गए। अब उस एक छोटे से कमरे में उन दोनों के सिवा और कोई भी नहीं था। ये दोनों आदमी बीच में पड़ी हुई टेबल के आमने सामने बैठे हुए थे। इसके बाद दोनों में फिर से बातचीत होने लगी। हाँ तो शुभम, अब बोलो तुम कि क्या हुआ था उस रात? तो तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई थी उस क्या नाम था उस आदमी का? अरविंद सर, अरविंद नाम था उसका। हाँ, अरविंद। तो क्या हुआ था उस रात? मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ। जी सर, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। कुछ दिन पहले रात 11:30 बजे मैं अपना ऑफिस का काम खत्म करके अपने घर लौट रहा था। उस रात सर्दी बहुत थी, जिसकी वजह से सड़क पर कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा था। वो रात अमावस की भी रात थी, इसलिए उस रात चारों तरफ काफी ज्यादा अंधेरा था। गाड़ी की हेडलाइट चालू करने के बाद भी मुझे कुछ भी सड़क पर साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैं बहुत कम स्पीड पर गाड़ी चला रहा था ताकि मेरे साथ कोई हादसा न हो जाए। लेकिन फिर भी मेरे साथ एक हादसा होकर ही रहा। आधे रास्ते जाकर मैंने देखा कि दूर सड़क पर एक आदमी हाथ हिला रहा है। मैं उसे देखते ही एक बार तो घबरा गया और मेरे मन में न जाने क्या क्या विचार आने लगे। फिर भी मैं धीरे धीरे से गाड़ी बढ़ाता हुआ उस आदमी के पास पहुंचा। पास आने पर मालूम हुआ कि उस आदमी ने काफी ज्यादा शराब पी रखी है, और इतनी ज्यादा शराब पी रखी है कि वो आदमी ठीक से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फिर उस आदमी ने मेरे पास आकर कहा, भाई साहब, क्या आप प्लीज मुझे आगे तक छोड़ देंगे? असल में मैंने बहुत ज़्यादा पी ली है और मुझे यहाँ पर कोई लिफ्ट भी नहीं दे रहा है, तो प्लीज़ भाई साहब, प्लीज़ मुझे बस आगे तक छोड़ दो। वैसे भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। उस वक्त उस आदमी की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसे देखकर मेरी जगह कोई भी होता तो उसकी मदद करने के लिए मना न कर पाता, और फिर ऊपर से वो मुझसे इतनी ज्यादा मिन्नतें करने लग गया कि मैंने भी कुछ बुरा नहीं समझा और ये सोचकर उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। नशे में है, कहीं सड़क पर किसी चीज के नीचे आकर मर गया तो बेचारे की फैमिली का क्या? इतना कुछ सोचकर मैंने भी गाड़ी आगे बढ़ा दी। इसके बाद काफी दूर तक वो बस खामोश ही बैठा रहा और कुछ सोचता रहा।
उस वक्त उसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो किसी परेशानी में है, कोई चीज है जो उसे खाए जा रही है, यानी उसे परेशान कर रही है। और उसकी यही हालत देखकर मैंने उससे सवाल किया और कहा, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? क्योंकि तुम्हारी हालत देखकर तो यही लगता है कि तुम ठीक नहीं हो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ तो जरूर चल रहा है। मेरी ये बात सुनकर उसने हंसते हुए जवाब दिया और कहा, यस, यू आर राइट माय ब्रदर, यू आर राइट। पर तुम्हें कैसे पता कि मेरी जिंदगी में कुछ चल रहा है? बस अंदाजे से। वैसे तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या परेशानी है जिसकी वजह से तुमने अपनी ऐसी हालत बना रखी। इसके बाद वो आदमी काफी देर तक मेरी तरफ देखकर कुछ सोचता रहा। मुझे नहीं मालूम कि इतनी देर तक वो क्या सोचता रहा था, लेकिन जब मैंने उससे कुछ देर बाद पूछा तो उसने सिर्फ इतना ही कहा, नहीं, कुछ नहीं, तुम्हें भरम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। आई एम ओके, आई एम फाइन फाइन। और वो इस तरह से अजीब तरह से बिहेव करने लगता है। इसके बाद मैं भी ओके कहकर शांति से गाड़ी ड्राइव करने लग गया। फिर हमारे बीच काफी देर तक कोई भी बात नहीं हुई और हम दोनों इस तरह से चुपचाप बैठे रहे जैसे दो हंस किसी नदी के किनारे शांति से बैठे होते। काफी सारा वक्त यूं ही गुजर गया और आधे से ज्यादा मैं अपनी ही धुन में समा था और कुछ चीजों के बारे में सोचने में इतना ज्यादा मगन था कि मुझे इस बात की खबर ही नहीं हुई कि कब उस आदमी को गहरी नींद आ गई और वो सो गया। काफी आगे चलकर जब मैंने उस आदमी को बुलाने की कोशिश की तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं इसी तरह से काफी देर तक उस आदमी को बुलाता रहा और एक दो बार तो मैंने उसे हिलाकर भी जगाने की कोशिश की, मगर जब उसने मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया तो मुझे शक हुआ कि अब जरूर कुछ गड़बड़ है। मैंने तुरंत साइड में लगाकर गाड़ी रोकी और उस आदमी को जगाने की कोशिश करने लगी, मगर तब जाकर मुझे पता चला कि वो आदमी तो एकदम से ठंडा पड़ चुका है। नहीं वो सांस ले रहा है और न ही उसके दिल की धड़कन सुनाई पड़ रही है। तब जाकर मेरा दिमाग घूमा और मैं अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया। तरह तरह के ख्यालों और बातों ने आकर मुझे घेर लिया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस आदमी को हुआ क्या, क्योंकि न तो उसके शरीर से कहीं खून बह रहा था और न ही उसके मुंह से कोई झाग निकलने जैसा कुछ हो रहा था जिससे जहर वगैरह का कोई मुझे खतरा लग सके। अब तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। मैं आगे पीछे देखता था तो चारों तरफ सिवाय कोहरे के मुझे कुछ और नजर नहीं आता। सामने की पूरी सड़क सुनसान दिखाई पड़ती और उसके पीछे का घना जंगल जहां से अक्सर जंगली जानवरों के आने की आस बनी रहती थी। काफी देर तक मैं इसी तरह से गाड़ी में बैठा उस आदमी को देखता रहा और तरह तरह की बातें सोचता रहा। काफी देर बीत जाने के बाद मैंने अपने आप को संभाला और उस आदमी की तलाशी लेनी शुरू की। उस आदमी की जेब से मुझे एक पर्स मिला जिसमें उसका ड्राइविंग लाइसेंस, एटीएम कार्ड और एक फोटो जो कि एक लड़की की थी, ये सब मिला। उसके ड्राइविंग लाइसेंस को चेक करने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि उस आदमी का नाम अरविंद चौहान है, जिसकी उम्र 32 साल है। इतना सुनकर तीसरे आदमी ने बीच में बोलते हुए कहा, एक मिनट, तुमने अभी तो इंस्पेक्टर के सामने ये कहा कि तुम तो अरविंद को जानते भी नहीं। इनफैक्ट उसका नाम भी तुम्हें इंस्पेक्टर से पता चला, फिर ये सब क्या है? उस तीसरे आदमी की ये बात सुनकर दूसरे आदमी के चेहरे से
हवाइयां उड़ने लगी और उसके चेहरे से पसीना पानी की तरह टपकने लगा। तुम इतना डर क्यों रहे? हम्म? और मैंने तुमसे जो सवाल किया है तुम उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या हुआ? सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने पुलिस को बस यही एक झूठ बोला है कि मुझे अरविंद के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। सर, मैं उस वक्त बहुत डर गया था। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि मैं पुलिस से क्या कहूं। इसलिए जब अरविंद के बारे में पुलिस ने मुझसे पूछताछ की तो मैंने उनसे ये झूठ बोला। पर सर, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि अरविंद की जान मैंने नहीं ली। मुझे नहीं पता कि उसे किसने मारा है और वो कौन है। सर, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। मैंने बस अपने आप को बचाने के लिए पुलिस से ये झूठ बोला। बाकी इसके अलावा मैंने जो भी अब तक आपसे कहा उसकी एक एक बात में सच है सर। ठीक है, मैं समझता हूं कि तुमने ऐसा क्यों कहा। खैर, तुम आगे बताओ कि क्या हुआ। हाँ सर, इसके बाद मैं अपनी गाड़ी से बाहर निकला और अपने चारों तरफ सड़क पर देखने लगा। लेकिन इतनी देर बाद भी उस सड़क पर कोई दूसरा नजर नहीं आया। ये देखकर मुझे उस वक्त बस यही सूझा कि मैं उस लाश को वहीं सड़क के किनारे फेंक कर अपने घर लौट जाऊं, क्योंकि इसके सिवा खुद को बचाने का मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए मैंने उसे गाड़ी से बाहर निकाला और एक बार फिर से अपनी तसल्ली के लिए उसकी नब्ज वगैरह चेक की, लेकिन वो सच में मर चुका था। इसके बाद मैंने कुछ नहीं सोचा समझा और उस लाश को घसीटते हुए सड़क के किनारे थोड़ी दूर जंगल के पास फेंक कर उसे मिट्टी में छिपा दिया। ये सब करते हुए मेरे हाथ इस तरह से कांप रहे थे सर, जैसे कोई कोई बिजली की नंगी तार को मैंने पकड़ लिया हो। फिर भी मजबूरन मैंने ये सब किया और फटाफट से अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गया। दूसरे आदमी की ये सारी कहानी सुनने के बाद तीसरा आदमी काफी देर तक सोच में पड़ा रहा और फिर कुछ देर बाद कुर्सी से उठते हुए कहने लगा, इंटरेस्टिंग। तुम्हारा केस इंटरेस्टिंग तो बहुत पता है, पर मुझे नहीं लगता कि अरविंद का कातिल मेरे रहते ज्यादा